वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आपका जी के वाई मुकेश सर में। आज के 20 सवाल आपके आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैंने 20 सवालों का जो समावेश किया है वो बहुत बेहतरीन सवाल है, तो अंत तक बने रहिएगा जब तक वीडियो पूरा खत्म नहीं हो जाता। कहीं मत जाइएगा और अपने आप को भी चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न पता है, इनमें से कितने नहीं, और हमें बाद में बताइएगा कमेंट्स करके कि आपने कितने प्रश्नों का सही से जवाब दिया। पहला प्रश्न, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र कहां उद्घाटित किया। ऑप्शन ए चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में, बी रायबरेली उत्तर प्रदेश में, सी दाहोद गुजरात में, डी कपूरथला पंजाब में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दाहोद गुजरात में स्थापना हुई है मेक इन इंडिया के तहत। इस संयंत्र को लगाया है प्रधानमंत्री जी ने। एक दाहोद गुजरात का आदिवासी इलाका है, लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे इस संयंत्र के लगने से। और अगला प्रश्न है, भारत की स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने वाले असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है इनमें से। ए भारत नर्सिंग रत्न पुरस्कार, बी नर्सिंग सेवा गौरव सम्मान, सी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, डी सेवा समर्पण पुरस्कार। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से शुरू किया गया 1973 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप जानते होंगे, पहले विश्व युद्ध में इन्होंने सैनिकों की मदद की थी, घायल सैनिकों का इलाज किया था। और इनके बारे में और 2024 के लिए 2025 में जो पुरस्कार मिला 15 भारतीय महिलाओं को मिला है। इनके बारे में कहा जाता है कि रात के समय जब दुनिया सोती है तो अस्पताल में जो सफेद साड़ी में देवी के रूप में मौजूद होती है उस महिला को कहते हैं नर्स। आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है सिस्टर मरियम को। सरोजिनी नायडू को भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से संबोधित किया गया है। और सिस्टर निवेदिता, इन्हें नर्सिंग और शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं। सिस्टर निवेदिता ये विवेकानंद जी की शिष्या हैं। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए रामेश्वरम तमिलनाडु, बी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, सी कोच्चि केरल, डी द्वारका गुजरात। और इस प्रश्न का सही जवाब आप दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग, इस किले की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी ने। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, जिन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ के किले में जब उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी जिनका जन्म 1627 में हुआ, जिनके माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साजी भोसले। शिवाजी की मंत्री परिषद को कहते हैं अष्ट प्रधान, और उन अष्ट प्रधान का जो प्रधानमंत्री होता था उसको कहते थे पेशवा। शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई है। शिवाजी के बेटे का नाम है संभाजी, जिनके नाम पर अभी एक मूवी बनी थी छावा, देखी होगी आप लोगों ने। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, वही बातें हैं सारी। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का एक तटीय जिला है, अरब सागर के किनारे पड़ता है भैया ये। अगला प्रश्न है आपसे, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट की गुजरात अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से निकली थी, वो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसी के बारे में उसका नाम क्या है। ए एयरबस A320, बोइंग 737 मैक्स, सी बोइंग 777-300 डी बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। जवाब देना है आपको, अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप भी बताइएगा कितने सही किए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट गुजरात में है। 12 जून को 2025 को ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लगभग 260 लोग इसमें मर गए। एक हॉस्टल से जाके टकराई थी, 2 मिनट ही मुश्किल से ऊपर रह पाई ये फ्लाइट, और एक यात्री, ये असंभव भी संभव हो गया।
ब्रिटिश यात्री हैं भारतीय मूल के, विश्वास कुमार रमेश, ईश्वर ने बचा लिया या पता नहीं कैसे जीवित बच गए, पहली घटना है। एक मार्च, जिस सीट पे बैठी थी उस सीट का नाम है डबल 11A। अगला प्रश्न है, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम। ईरान और इजराइल के युद्ध में छात्र और भारतीय लोग वहां पे फंसे थे, इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वंदे भारत, बी ऑपरेशन रक्षक, सी ऑपरेशन सिंधु, डी ऑपरेशन शांति। बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑपरेशन सी, ऑप्शन सी, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। 18 जून जब ईरान और इजराइल के बीच हालत बिगड़ने लगे तो उसे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान, उन्होंने पहले आर्मेनिया लाया गया, फिर दिल्ली की फ्लाइट में ये बच्चे वहीं से भेजे गए और 4400 भारतीय नागरिक जो ईरान में फंसे हुए थे उनको भी वहां से निकाला गया इसी ऑपरेशन सिंधु के तहत। अगला प्रश्न है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए, योग से आत्मा, समाज से शांति, बी योग से स्वास्थ्य, समाज से सजगता, सी योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, डी योग शांति शक्ति और सामंजस्य। योग के प्रवर्तक पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी है, महाभाष्य जो टीका है, महाभाष्य टीका है जो संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत की पहली पुस्तक जिसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, उन्हीं की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, उसी पे टीका लिखा गया। महाभाष्य जिन्होंने लिखा उनका नाम है पतंजलि, जो योग के प्रवर्तक हैं। योग 8 प्रकार के होते हैं, आगे बात करेंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना था। इस प्रश्न का सही जवाब वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही है, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। देखते हैं, हाँ, 2025 में योग दिवस प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समुद्र के किनारे मनाया। 26 किलोमीटर तक लंबा योग प्रदर्शन किया। देखो योग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। योग का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में मिलता है। तो पतंजलि, योग 8 प्रकार का होता है। अब सिर्फ हम लोग जिसको जानते हैं हवा को बाहर करना, अंदर फूंफा, सिर्फ योग यही नहीं है, योग के 8 प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के ही प्रकार हैं। योग की शुरुआत भारत में बाबा रामदेव ने बहुत कोशिश की आधुनिक आंदोलन में। B.R. अयंगर योग के संस्थापक, और पश्चिम में स्वामी विवेकानंद ने योग को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पर टिप्पणी कौन कर सकता है इनमें से। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री, डी राष्ट्रपति। बताना है आपको, कैग की कार्यवाहियों पर कौन टिप्पणी कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यही आ गया था। चलिए बात करते हैं, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के अंतर्गत आता है ये आपका CAG कैग। सरकारी खर्चों को ऑडिट करना, संसद और राज्य विधानसभाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यह सुनिश्चित करना कि करदाताओं का पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं, ये कैग का काम है। इस रिपोर्ट को सौंपता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में है श्री के संजय मूर्ति, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये 15वें नंबर के हैं श्री के संजय मूर्ति। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करती हैं कैग की और प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहला हो जाए। पहले जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था V नरहर राव। इसका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। 15वें नंबर के बता ही दिया मैंने आपको। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया। ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला फारसी शासक नादिर शाह, उसने भारत पर अटैक किया। उस समय कौन सा मुगल सम्राट गद्दी पे था। मुगल बादशाह औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। और इस सवाल का सही जवाब है
मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, इसी के समय ईरान का शासक भारत में आया और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया। इसे बताया गया था कि भारत में बहुत सारा पैसा है, संपत्ति है, धन संपदा, और इसी के लिए भारत को लूटने के लिए है। जब इसने इसे समझ में आ गया कि कोई बड़ा बादशाह गद्दी पे नहीं है, मुगल जो सल्तनत है वो पतन की तरफ जा रही है, इसका फायदा उठाया, इसने भारत पर अटैक कर दिया और बहुत सारा पैसा लूट के ले गया। कहा जाता है 3 साल तक इसने टैक्स नहीं लिया अपने यहाँ किसी से भी। हरियाणा में करनाल में लड़ाई हुई थी 24 फरवरी 1739 को। एक पारसी था भैया नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली में भीषण कत्लेआम कराया, बहुत सारे हजारों लोगों को मार डाला इसने। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस ले गया, जिसे मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? 9वां प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ए भारत, बी थाईलैंड, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। और इस प्रश्न का सही जवाब, आसान सा सवाल था, थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक। सफेद हाथी कोई प्रजाति नहीं होती, बल्कि ये एशियाई हाथों की ऐसी दुर्लभ नस्ल है जिसकी त्वचा हल्की गुलाबी या सफेद होती है। इनका रंग अधिकतर पिगमेंट की कमी की वजह से ही हल्का होता है। इन्हें शुभ और दिव्य माना जाता है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है और सफेद हाथियों को भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता को सफेद सपने में सफेद हाथी देखा था, इसलिए इन्हें शुभ मानते हैं थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? 19वीं सदी की बहुत बेहतरीन किताब। इसके लेखक बताने हैं आपको। अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी हॉब्स। सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटो, जिसे आप भारत में अफलातून के नाम से जानते हैं। प्लेटो जो अरस्तु के गुरु हैं और सुकरात के शिष्य हैं। अरस्तु जो सिकंदर का गुरु है। सुना होगा, है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यही अरस्तु कहता है, निज आवश्यकता पूर्ति बस वह समाज में रहता है। अरस्तु के शिष्य का नाम है सिकंदर और चाणक्य के शिष्य का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों अपने समय के बेहतरीन सम्राट। प्लूटो प्राचीन दार्शनिक थे, इनके बारे में, ये इनका जन्म से वे सुकरात के शिष्य हैं, ये बात मैंने बताई दी आपको। द रिपब्लिक गणराज्य हिंदी में, ये पश्चिम की राजनीतिक दर्शन की नींव माना जाता है। यही बात है। प्लूटो ने राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 शासक, बुद्धिमान और न्यायप्रिय, बी सहायक, सेना व पुलिस, और तीसरे नंबर पे उत्पादक, किसान, व्यापार, मजदूर। इन्होंने बताया प्लूटो ने किस तरह से शासन चलना चाहिए, 3 नियम दिए। इन्होंने आत्मा को भी 3 वर्गों में बांटा है। और यहाँ की बात कर लें, शासक, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। वर्तमान समय में शासक कैसे हैं पता ही है। चलिए क्या बात करें तत्कालिक परिस्थितियों पर। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? 1857, 1911, 1947, 1950। दिल्ली के संस्थापक रंगपाल तोमर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1911, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जहाज पंचम और रानी मैरी भारत आए। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनी अप्रैल 1912 में। घोषणा 1911 में हुई थी, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और अब तक 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है। वही बात है, 12 दिसंबर को जहाज पंचम भारत आए और बंगाल विभाजन भी रद्द किया था इन्होंने, दिल्ली को भारत की राजधानी भी घोषित किया था। पहली बार कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनाया था 1772 में। कोलकाता जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एडन गार्डन है कोलकाता में, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, विक्टोरिया महल, फोर्ट विलियम कॉलेज, वाईफाई मेट्रो शहर, अंतरजलीय सुरंग और हुगली नदी के किनारे और हावड़ा ब्रिज है, जहां पर उस शहर का नाम है कोलकाता, जो भारत की पहली राजधानी रही। दूसरी राजधानी दिल्ली। दिल्ली इसलिए भी बनाई गई क्योंकि भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए दिल्ली एक उपयुक्त स्थान थी। मुगलों के समय दिल्ली सल्तनत, उस समय दिल्ली सल्तनत रही, तब भी दिल्ली केंद्र में रही। मुगलों के समय भी दिल्ली केंद्र में रही। और रही बात दिल्ली को यहाँ की राजधानी बनाने की, तो बंगाल में जो स्वतंत्रता की मसाल भयंकर जल रही थी, उसको, उससे बंगालियों को दूर करने के लिए भी तो ये लोग राजधानी दिल्ली लेकर आए थे।
दिल्ली से नई दिल्ली की कहानी 1911 से लेकर 1931 तक इसका वास्तुकार है एडविन लुडियंस। हर्बर्ट ब्रेकर ने इसका नक्शा तैयार किया। राष्ट्रपति भवन भी इन लोगों ने ही बनाया है, जिसे पहले पूर्व वायसराय हाउस कहते थे, अभी राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ, 1877, 1903 और 1911। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे पहला ज्ञात मानचित्र किसने बनाया? इनमें से पहली बार मानचित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी टालमी, सी अनामिक्समेंडर, डी हेरोडोट्स। एनामिक्समेंडर, इसका ऑप्शन सी सही है। अलेक्जेंडर वो सिकंदर का नाम है, सिकंदर का कोई लेना देना नहीं। टालमी ये भूगोलविदता था। हेरोडोट्स इतिहास का जनक है, जानते होंगे। ऑप्शन सी सही है, इसका सी सही है। एनामिक्समेंडर ने दुनिया का पहला ज्ञात वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। उसका नक्शा भले ही आज के नक्शों जैसा सटीक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो नक्शा बनाया उसमें पृथ्वी को गोलाकार डिस्क के रूप में दिखाया था। इससे ज्ञात होता है कि एशिया, यूरोप और लीबिया को चित्रित किया। उन्होंने पहली बार जो नक्शा बनाया था उसमें तैरता हुआ दिखाया गया था पानी पे। समुद्र को घेरा के रूप में पृथ्वी को दिखाया, जो पृथ्वी को घेरे हुए, ये तो इस नक्शे में है। बाद में आई नक्शाबीन जैसे हिकैटियस और टालमी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। और ये नक्शा भी किसका है? ए मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग ऑफ फेराथोथनेस, पता ये मतलब इसका जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नहीं, ये नक्शा किसी और ने बनाया था बाद में आने वाले। ये जो अंग्रेजी में नाम लिखा है पढ़ लीजिएगा। चलिए, पहली बार जब इन्होंने बताया तो लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं कुछ और थी पृथ्वी को लेकर। अगला प्रश्न, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति। चीन जानते होंगे, चीन तथा भारत के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग, पुराना नाम पीकिंग। चीन के साथ हमारा युद्ध भी हो चुका है और वर्तमान समय में महाशक्ति और हमारा सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, चलिए दुश्मन। इसका सही जवाब देना है आपको। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे ऑप्शन ए माओ जेडोंग, बी युआन शिखाई, सी डॉक्टर सन यात सेन, ऑप्शन डी सी जिनपिंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सन यात सेन। इससे चीन तथा ताइवान दोनों देशों में इनकी बड़ी बड़ी सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखा जाता है। ये पेशे से डॉक्टर थे। 1911 में जब चीन की क्रांति हुई तो उन्होंने बहुत इसको नेतृत्व प्रदान किया। 200 वर्षों के साम्राज्यवादी व्यवस्था की टूट गई इन्होंने। चीन में गणराज्य के पहले अंतिम राष्ट्रपति थोड़े दिन ही रहे, 2 साल तक, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि किसी युवा देश नेता को सौंपना चाहिए जो बढ़िया तरीके से प्रशासन करे। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, बी ज्ञान, सी पूजा, डी विज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान। वेद शब्द संस्कृत की धातु विद से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, इसलिए वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना गया, यानी इन्हें ईश्वर द्वारा ऋषियों को श्रवण के माध्यम से प्रदान किया गया। वेदों को किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। ये बात याद रखना, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों की रचना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, जिसमें मुख्य विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, और वेदों को संकलित करने का जिन्होंने काम किया उनका नाम है वेद व्यास। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसमें मंत्रों के माध्यम से यज्ञ कार्यों को पूर्ण कराया जाता है। दूसरा का वेद यजुर्वेद, जो आयुर्वेद पर आधारित है। तीसरे वेद का नाम सामवेद, जो संगीत कला का जनक है। और चौथे वेद का नाम अथर्ववेद, जो जादू टोनों मंत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता को किस नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी के पिता को किस नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? इनके पिताजी का जो उपनाम था वो बताना है। महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए। गुजरात, राजधानी गांधीनगर। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। गुजरात सूर्यास्त का प्रदेश। गुजरात जहाँ पे गरबा होता है, डांडिया होता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, काबा गांधी के नाम से जानते थे, देखना। हाँ, ऑप्शन सी सही है इसका।
और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, उन्हें प्यार से काबा गांधी कहा जाता था। वे काठियावाड़ गुजरात की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। बाद में वे राजकोट, वांकानेर और काठियावाड़ अन्य रियासतों के भी दीवान रहे। अपने पिता से इन्होंने महात्मा गांधी जी बड़े प्रभावित रहे और आप उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका में, लंदन में पढ़ाई की, अफ्रीका में जाके बैरिस्ट्री की, इतना विदेश में जाके उस जमाने में पढ़ाई की गांधी जी ने, और उसके बाद एक धोती में पूरा जीवन काट दिया भारतीयों के लिए। आजकल के व्हाट्सएप के ज्ञानी कमेंट्स पास कर देते हैं गांधी जी पे। चलिए, कभी गांधी को टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा, ये उनके पिताजी की फोटो है। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों से नग्न नेत्र से दिखाई देने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनमें से हमारी आंखों से देखा जाएगा, दूरबीन की आवश्यकता नहीं होगी। उस क्षुद्र ग्रह का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए वेस्टा, बी सिरिस, सी चरोन, डी इरोस। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वेस्टा। वेस्टा की खोज हेनरिक विल्हेम ऑल्बर्स ने वर्ष 1807 में की थी। यह आकार में इतना बड़ा और चमकीला है कि इसे सही परिस्थितियों में, विशेष रूप से अंधेरी रातों में नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? इनमें से कौन सी किरणें सर्वाधिक वेदन क्षमता है सबसे ज्यादा? कौन सी किरणों की? ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी एक्स किरण, डी गामा की किरण। और इस प्रश्न का सही जवाब है गामा किरण। गामा किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये सामान्य प्रकाश से भी अधिक सूक्ष्म, अदृश्य और अत्यंत वेदनशील होती हैं। यही कारण है इन्हें विज्ञान, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान में विशेष महत्व प्राप्त है। गामा किरणें रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्सर्जित होती हैं। जब कोई नाभिक अल्फा या बीटा कण छोड़ता है तो उसके बाद बचे हुए नाभिक में बहुत अधिक ऊर्जा बची होती है, जिसे वह गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। ये देखो अल्फा किरण, ये पेपर को भी पार नहीं कर पा रही। बीटा रेस पेपर को पार करके एल्युमिनियम से टकरा रही हैं और एल्युमिनियम को लेकिन पार नहीं कर पा रही। गामा रेस पेपर को भी पार कर रही हैं, एल्युमिनियम को भी, और लेड को पार नहीं, कंक्रीट और शीशा को पार नहीं कर सकती है, मोटी दीवार को। ये क्या न्यूट्रॉन, ये पेपर को भी, एल्युमिनियम को भी, लेड को भी, और ये कंक्रीट की मोटी दीवार को पार नहीं कर पा रहा। चलिए भैया, वेदन क्षमता के बारे में, अल्फा जो किरणें होती हैं सबसे कम कागज को रोक सकती हैं, वही बातें जो मैंने आपको बताई अभी। गामा किरणें मानव शरीर, धातु और कठोर पदार्थों को भी भेज सकती हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। गामा किरणों का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और ये ज्यादा हो जाए तो कैंसर का कारण भी बन जाती है। गामा किरणों का उपयोग वेल्डिंग जॉइंट्स की जांच के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष से आने वाली गामा किरणें हमें ब्लैक होल, सुपरनोवा और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। खाद्य पदार्थों को गामा विकिरण से विकिरणित कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो गामा किरणों से खतरा क्या है? अत्यधिक मात्रा में गामा किरणों के संपर्क में आने से कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इससे काम करने वाले वैज्ञानिकों को शीशा से बनी सुरक्षात्मक वस्तुएं पहननी होती हैं। इनका उपयोग जहां एक ओर चिकित्सा में जीवन बचाने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर यह सावधानी ना बरतने पर हानिकारक भी हो सकती है। यही कारण है गामा किरणों को दृश्य ब्रह्मांड की अदृश्य तलवार कहा जाता है। ये बात काम की थी, गामा किरणों को दृश्य ब्रह्मांड की अदृश्य तलवार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की त्रिमूर्ति को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ए मदुरई, बी रामेश्वरम, सी सुचेंद्रम, डी कांचीपुरम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान से संबंधित मंदिर है भारत में। चेर और नायक राजाओं के द्वारा बनाया गया है 16वीं शताब्दी में ये मंदिर। सुचिंद्रम इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुचिंद्रम। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अंदर मंदिर के अंदर मूषक वाहन पर भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति है। यह विश्व की सबसे ऊंची गणेश मूर्तियों में गिनाया जाता है इस मूर्ति को। ऐसा अद्भुत मंदिर जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही मूर्ति में विलीन है। इसके जो खंबे हैं, इन खंबों को बजाने पर अलग अलग स्वरों की आवाज आती है। इस मंदिर में ये कला है। गोपुरम शैली पर आधारित है ये मंदिर।
अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए जापान और चीन, बी ब्रिटेन और जापान, सी फ्रांस और चीन, डी ब्रिटेन और चीन। अफीम युद्ध ये विवादास्पद युद्ध रहा, इतिहास की घटना है, बताना है आपको, दो देशों के मध्य हुआ। और इस प्रश्न का सही जवाब शायद मुश्किल है आपको पता हो, इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिटेन और चीन। ऑप्शन डी सही है इसका। अफीम युद्ध आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे विवादास्पद लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, चीन की संप्रभुता और मुनाफाखोर व्यापार के बीच टकराव था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन और चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे। ब्रिटेन को चीन से चाय, रेशम और चीन मिट्टी के बर्तन की भारी, तो ब्रिटेन यहाँ से लेके तो जाता था, चाय खरीदता था, रेशम और लेकिन चीनी की मिट्टी, लेकिन निर्यात कुछ नहीं करता था क्योंकि चीनियों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती थी। इसलिए ब्रिटेन का जो तो व्यापार था वो घाटे में चला गया। तो इन ब्रिटेन वालों ने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने अफीम को चीन में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे मतलब गलत तरीके भारत में पैदा करते थे, ब्रिटेन में भी, तो अफीम को यहाँ से ले जाके चीन में, तो चीन के जो लोग थे वो अफीम का नशा करने लगे। इससे वहाँ की जो युवा शक्ति थी वो बर्बाद हो गई, चीन का व्यापार भी बर्बाद हुआ और लोग भी बर्बाद हुए अफीम के नशे में। इसलिए ये अफीम भारत ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ, चीन फिर चीन में अवैध रूप से बेची जाती थी। ये ब्रिटेन वालों ने किया चीन को बर्बाद करने के लिए। ये अंग्रेज पहले हमेशा से ही बदतमीज रहे। धीरे धीरे चीन की बड़ी आबादी अफीम की लत की शिकार हो गई है, देखो यही, इससे चीन की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई। पहला युद्ध हुआ 1839 से 42 का, और ये युद्ध ब्रिटेन ने ही जीता, देखो नानकिंग की संधि के तहत। इसमें जो संधि रखी गई, जो बातें, चीन को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा, चीन को ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुआवजा देना पड़ा और कई बंदरगाह ब्रिटिश व्यापार के लिए खोलने पड़े। पहला युद्ध ब्रिटेन जीता, चीन हार गया। दूसरे में इन सारी शर्तों को मान नहीं पाया तो दूसरा युद्ध हुआ 1856 से 1860। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिर चीन पे हमला किया क्योंकि चीन ने समझौता का पालन नहीं किया था। इस युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा और उपनिवेशीकरण झेलना पड़ा, चीन भी गुलाम हो गया। इसके बाद अफीम युद्धों को चीन के अपमान का युग कहा जाता है, और ये इनका जो ले लिया था चीन ने हांगकांग, ये तो अभी आजाद किया 1997 में, ये गुलामी रहा तब तक। अगला प्रश्न है आपका, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यहाँ पे मुझे एक बार एक कहानी याद आती है, मैं आप लोगों को सुना दूं। एक बार क्या हुआ, एक शेर रहे और एक गधा रहे, ये दोनों में बहस हो गई आपस में। शेर ने कहा कि आकाश काला दिखाई देता है लेकिन प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। गधे ने कहा कि नहीं, आकाश नीला ही होता है इसलिए नीला दिखाई देता है। शेर ने कहा कि नहीं, आकाश काला होता है लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। गधे ने कहा नहीं, आकाश नीला ही होता है, नीला ही दिखाई देता है। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, दोनों गए राजा के पास, तो बात हुई कि ये कहा गया क्या बात है, तो उसने कहा गधे ने कि महाराज मैं कह रहा हूँ आकाश नीला दिखाई देता है, और शेर कह रहा है कि महाराज आसमान काला दिखाई देता है, आप बताइए सच क्या है। तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है, गधे की बात पे समर्थन किया कि गधे से कहा कि आप सही कह रहे हो, ऐसा करो शेर को पकड़ो और जेल में डाल दो। शेर बेचारा मायूस हो गया, शेर से कहा गया कि ये क्या हुआ। शेर ने कहा कि महाराज हम बात भी सही कर रहे हैं और जेल भी हमें ही हो रही है, ये तो गलत बात है, ये सजा मुझे क्यों मिल रही है जब मैं सही बात कह रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तू ये बता कि बहस किससे कर रहा था, सजा तो मुझे इस कारण मिली है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है आकाश काला दिखाई देता है, ऑप्शन सी सही है। आमतौर पे हमें आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण है वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन यदि वायुमंडल मौजूद ना हो तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, जब यह रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसकी नीली किरणें गैस अणुओं से टकराकर बिखरती हैं। ये बिखरी हुई नीली रोशनी ही हमें आकाश को नीला दिखाती है। यदि वायुमंडल ना हो तो सूरज के चारों ओर का आकाश भी दिन में बिल्कुल काला दिखाई देगा। नीला आकाश केवल वायुमंडल की बदौलत है। अंतिम प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई? इनमें से बताना है। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में पहली शताब्दी में हुई है, तो बताना है किस राजा के समय हुई। अशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। और इस प्रश्न का सही जवाब है
कनिष्क, ये कुषाण वंश का राजा है कनिष्क। और कनिष्क, अगर बौद्ध संगीत की बात करें, पहले तो कनिष्क की बात कर लेते हैं। कनिष्क के दो राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर जो वर्तमान समय में पेशावर में है। कनिष्क की बात, कनिष्क के समय इसके दरबार में चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की है। बौद्ध धर्म में संगीत का अर्थ होता है धर्म ग्रंथों और उपदेशों का पुनः संकलन और सत्यापन। जब भी बौद्ध धर्म में कोई मतभेद या भ्रम पैदा हुआ तो बौद्ध भिक्षुओं ने एकत्र होकर एक संगीत आयोजित की तथा तथागत बुद्ध के उपदेशों की पुनः व्याख्या की। ये पहली से कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंश का राजा था। वाशमित्र इसके अध्यक्ष हैं। अश्वघोष उपाध्यक्ष बने अश्वघोष, जिन्होंने बौद्धों की रामायण, किस बौद्धों की रामायण का नाम आप बताइएगा। बौद्धों की रामायण कहते हैं बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना की अश्वघोष ने, ये उपाध्यक्ष रहे। और ये रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।